माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्नेक बाइट इंड्यूस acute renal failure and hemodialysis. So first we talk about snake and types of venom. So different species have different types of venom which depends upon its species, geographical location, its habitat, climate, age, etc. such as cobra, viper and curare. देखिए, सांप की अलग अलग तरह की प्रजाति होती है। उस प्रजाति पे डिपेंड करता है कि सांप का जहर कैसा होगा। अगर हम जहर की बात करें या इसके पॉइजन की बात करें तो वेनम आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स इफेक्ट, विज हीमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक। जो सांप का जहर होता है, उस जहर जो अपना असर दिखाता है, उस असर के हिसाब से इसका जहर 3 तरह का होता है। एक हीमोटॉक्सिक, दूसरा साइटोटॉक्सिक एंड तीसरा न्यूरोटॉक्सिक। अगर हम हीमोटॉक्सिक वेनम्स आर वन विच अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे असर करेगा, उस जहर को, उस पॉइजन को हम बोलते हैं हीमोटॉक्सिक। एंड साइटोटॉक्सिक वेनम टारगेट स्पेसिफिक सेलुलर साइट्स। जो साइटोटॉक्सिक वेनम होते हैं वो सेल को टारगेट करते हैं। एंड न्यूरोटॉक्सिक वेनम्स हार्म नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो न्यूरोटॉक्सिक जहर होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्नैक वेनम विच हाइड्रोलाइज प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन कंपोनेंट विच लीड्स टू टिश्यू नेक्रोसिस एंड ब्लड क्लॉटिंग। सांप के जहर में या उसके विष में ऐसा एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं कि प्रोटीन और मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होती है और ब्लड क्लॉटिंग होती है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्नैक बाइट। स्नैक बाइट का कॉमन सिम्टम क्या है? तो 2 पंक्चर वुंड्स, आपको 2 पंक्चर वुंड मिल जाएंगे। पेन एट बाइट साइड मिलेगा आपको, जहाँ पर सांप ने काटा है, सर्पदंश जहाँ पर है वहाँ पर आपको दर्द होगा। इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्लड विजन है, लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकती है। स्नैक बाइट एंड एक्यूट रेनल फेल्योर या एक्यूट रेनल इंजरी। स्नैक वेनम कुड लीड टू किडनी डैमेज। डैमेज अकर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। ये हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एक्यूट रेनल फेल्योर होता है। Clinically, patient develop oliguria, edema, clinical features of uremia such as nausea, vomiting, hiccups, rising in blood urine nitrogen, metabolic acidosis, hyperkalemia, etc. अगर एक्यूट रेनल फेल्योर हो रहा है तो पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, जैसे पेशाब कम हो जाएगा उसको नोजिया, वोमिटिंग फील होगा, उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगी, हाइपरकेलेमिया मिलेगा। रीनल फेल्योर इज़ ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पीसीज सच एज रसेल्स वाइपर। जो हमारा ये वाइपर सांप होता है, ये इसके काटने से अक्सर एक्यूट रीनल फेल्योर हो ही जाता है। रीनल डैमेज कैन डेवलप वेरी अर्ली इन केस ऑफ रसेल्स वाइपर even when the patients arrive at hospital soon after that bite. डैमेज में ऑलरेडी हैव बीन डन। इसके काटने से, जो रसेल वाइपर है, इसके काटने से रीनल फेल्योर इतनी तेज़ी से होता है कि अगर आप काटने के तुरंत बाद भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तब भी ये आपका एक्यूट रीनल फेल्योर कॉज कर सकता है। The contributory factors are intravascular hemolysis, DIC, direct nephrotoxicity, hypotension and rhabdomyolysis. सांप के काटने के अलावा जो ये इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होती है, डायरेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कर सकता है, हाइपोटेंशन, रैप्डोमाइलोसिस, इन सब की वजह से भी एक्यूट रीनल फेल्योर को सपोर्ट मिलता है। एक्यूट रीनल फेल्योर अगर हो रहा है तो इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस। इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस क्या है? स्नैक बाइट हुआ तो अब इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस क्या है? तो उसमें ये है कि यूरिया आपका 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो और क्रेटिन मोर देन 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फ्लूइड ओवरलोड लीडिंग टू पल्मोनरी एडमा। थर्ड, हाइपरकेलेमिया मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर और हाइपरकेलेमिक ईसीजी चेंजेस अगर देखने को मिल रहे हैं, ये भी एक इंडिकेशन है। यूरेमिक कॉम्प्लिकेशन सच एज इंसेफेलोपैथी, पेरिकार्डाइटिस, नोजिया, वोमिटिंग, हिकअप्स,
ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, कोमा, मसल ट्विचिंग, कन्वल्जन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। ये सारे यूरेमिक कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर ये डेवलप्ड हो रहे हैं तब भी आप डायलिसिस कर सकते हैं। अनरिस्पॉन्सिव टू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर सांप काटने के बाद आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं और उससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब भी आप हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। डायलिसिस इन स्नैक बाइट, तो अब डायलिसिस अब कैसे करेंगे? तो डायलिसिस प्रोसीजर इज़ यूजली एज यू हैव परफॉर्म्ड बिफोर, आपने डायलिसिस जैसे पहले किया है वैसे ही करते हैं। इसमें आप सिंपल या तो हीमोडायलिसिस कर सकते हैं आप, या सिर्फ हीमोपरफ्यूजन कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज़ हीमोडायलिसिस प्लस हीमोपरफ्यूजन। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि एंटीकोगुलेशन और हेपेरिन डोज विल डिसाइड बाय डॉक्टर। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हेपेरिन देना है कि नहीं देना। आमतौर से स्नैक बाइट में हेपेरिन नहीं दी जाती, जनरली इट इज़ हेपेरिन फ्री और एंटीकोगुलेशन फ्री। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ हीमोग्लोबिन लो, अगर हीमोग्लोबिन लो हो गया है, ज़्यादा हीमोलिसिस हो गई है, ब्लड कम हो गया है, तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना होगा। प्लेटलेट काउंट पर बड़ा ध्यान देना होता है। इफ़ प्लेटलेट्स आर लो देन प्लेटलेट्स कैन बी गिवन, प्लेटलेट्स अगर कम है तो आपको प्लेटलेट आपको चढ़ाना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है। आमतौर से इसमें लंबी और फ्रीक्वेंट डायलिसिस करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और लंबी डायलिसिस करते हैं। वैस्कुलर एक्सेस इसके अंदर टेम्प्रेरी लिया जाता है क्योंकि एक्यूट रेनल फेल्योर है, इसलिए टेम्प्रेरी एक्सेस से डायलिसिस करते हैं।